आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। चौकी पर इंस्पेक्टर रमेश बैठे थे। अपने पिछले सप्ताह के सभी कामों का ब्यौरा लिख लेने के बाद इत्मीनान से उन्हें हेडक्वार्टर भेजने से पहले एक बार फिर देखने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई गलती न रह जाए। इंस्पेक्टर रमेश कुछ ही साल पहले पुलिस की नौकरी में भर्ती हुए थे। लंबे कद, बेहतरीन स्वास्थ्य के मालिक, देखने में भी ठीक ही थे। बहुत अच्छे धावक रहे थे और राज्य के खेलों में हिस्सा लेते रहे थे। पहली पोस्टिंग यहाँ रामगढ़ गांव में मिली थी, तब से यहीं पर थे। रामगढ़ एक छोटा सा गांव था, तकरीबन 5-6 हजार लोगों की आबादी, पर बेहद खूबसूरत। मध्य प्रदेश राज्य के भील जनजाति बहुल्य राजगढ़ जिले में जंगलों में बसा हुआ एक गांव, जैसे ही बहुत सुंदर, जिसको वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। गांव चारों ओर से पहाड़ों से घिरा, या अगर कहें कि पहाड़ियों के बीच बहुत ही गहराई में तकरीबन 700 से 800 मीटर नीचे बसा है। सुबह बेहद ही खूबसूरत समा बनता है। बेशक इन नज़ारों से भी अधिक एक सुंदरता है। गांव की सबसे बड़ी इमारत, ये सिर्फ इस गांव की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की एकमात्र भील जनजाति के बच्चों के लिए रहवासी गुरुकुल है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई के दौरान कई तरह की शिक्षा उन्हें दी जाती है। ये गुरुकुल स्वामी रामानंद और उनके शिष्य चलाते हैं। इसके अलावा गांव में एक सरकारी डाक बंगला और अपने इंस्पेक्टर साहब की चौकी है। बाकी गांव आम का आम की तरह ही है। छोटे कच्चे मकान, एक बहुत सारी शांति। गांव की पहुंच बेहद ही घुमावदार और पहाड़ों के बीच ढलान से होते हुए जाती है, जिसमें रात के समय कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो जाता है। इंस्पेक्टर रमेश बैठे काम में लगे हुए ही थे कि उनको अपनी ओर गांव का एक नौजवान भागता हुआ आता दिखा। सांसें फूली हुई लग रही थी, काफी दूर से भागता आ रहा था। पास आते ही वो उसे पहचान गए। वो रहीमन था, जो रहता गांव में था पर भोर उठकर राजगढ़ के लिए निकल जाता। दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता, जो कमाता उससे घर की ज़रूरतें पूरी करता। सीधा सीधा लोगों के कामों से दूर, अपने में मस्त, परिवार के लिए जीने वाला इंसान। इंस्पेक्टर रमेश के पास आते ही वो उखड़ती हुई सांसों को बामुश्किल से काबू करते हुए सिर्फ इतना बोल पाया कि सड़क के किनारे एक सरकटी लाश पड़ी है। इतने सालों में एक ऐसे शांत इलाके में पहली बार लाश शब्द से तो इंस्पेक्टर रमेश भी स्तब्ध हो उठे। फिर अपने हाव भाव को ठीक कर वो रहीमन के साथ लेकर अपने साथियों के साथ उस जगह पर जा पहुंचे। वाकई एक लाश पड़ी हुई थी, किसी लड़की की थी। कपड़ों से आती महक और कपड़ों की बनावट से ये साफ था कि लड़की हो ना हो शहर की है, गांव की नहीं। पर उसका सर नहीं होने के कारण सारी चीज़ें समझने में मदद नहीं मिल पा रही थी। अपने माताओं को अपने सिर और किसी किस्म के सुराग के खोज में आसपास को अच्छे तरह से देखने की हिदायत दे इंस्पेक्टर रमेश जीप ले सीधे अपने हेडक्वार्टर में जा पहुंचे, जहां उन्होंने सब कुछ बताया और एक एम्बुलेंस और एक्सपर्ट के साथ वहां पहुंचे। चूँकि वहाँ कुछ भी नहीं मिला, इसलिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए एक्सपर्ट के साथ भेज रामदीन को साथ ले वापस गांव की ओर उसका बयान दर्ज करने के लिए दूसरे गांव वालों से पूछताछ करने चल दिए। रास्ते में रामदीन ने बताया कि उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक जीप सुबह देखी थी, पर अनपढ़ होने की वजह से वो नंबर नहीं देख पाया। डाक बंगले जाने पर मालूम हुई पिछली रात वहां पर कोई रुका ही नहीं।
तो वो गाड़ी उस इलाके से कहाँ जा रही थी। गांव में बहुत सारे लोग से पूछ परख कर कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं मिली। अंततः एक बार फिर उस जीप पर ध्यान केंद्रित किया। इस बीच कुछ दिन बीत गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी रमेश के पास भी आई। कहीं भी कोई खास चोट के निशान नहीं थे। सर का ना मिलना मुश्किलें बढ़ा रहा था। कोई नाम पता ठिकाना नहीं मिल रहा था जिससे केस आगे बढ़ाया जा सके। भोपाल से बाकी सभी ऑफिस से संपर्क कर लिया गया था और यही खबर थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोई भी गाड़ी उस इलाके से उस वक्त कभी नहीं गुजरी। इंस्पेक्टर रमेश अब बेहद दबाव में थे। उनके इलाके के केस में वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इधर डाक बंगला पूरी तरह रिपोर्टरों से भरा था और वो उनकी कार्यवाही का हर दिन का रिपोर्ट उनके अखबारों में भेज रहे थे। एक दिन बहुत दुखी होकर इंस्पेक्टर रमेश बैठे एकाएक अपने दिमाग में एक बार फिर से पूरी घटना को जैसे रील की तरह चला रहे थे। अपने सारे लोगों को साथ लेकर वो उस जगह पर पहुंचे। अपने लोगों से पूछा उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या देखा। क्योंकि पहली बार वो साथ नहीं थे, इस बार ज़्यादा अच्छे से सब कुछ देखने की कोशिश करने लगे। एकाएक उनका ध्यान ऊपर की पहाड़ी पर लगे एक घनी झाड़ी में फंसे एक नीले प्लास्टिक बैग पर गया। इस वीरान जंगल में जहाँ कोई पिकनिक मनाने भी नहीं आता, इस बैग ने उनको किसी अनजान सफलता से रोमांच भर दिया। फिर एक बार असफलता ही हाथ लगी। मेहनत से निकाल कर देखने पर उसमें कुछ भी नहीं निकला। अब रमेश बाकी सारे प्रकरण पर फिर से कुछ खोजने की कोशिश बढ़ा देता है। वो एकाएक अपने बाल नोचने लगता है कि सारी चीज़ें इतने साफ थी, फिर भी वो उससे कैसे बच गई। अगले दिन रामदीन को अरेस्ट कर लिया जाता है कत्ल के इल्ज़ाम में। उससे पूछताछ में सब कुछ निकल कर आता है कि उसने ही ये खून किया। सर को जहाँ छुपाया था उसकी बरामदी तथा हथियार जिससे सर काटा था उसके बरामद होने पर सब खुश हुए। इंस्पेक्टर रमेश से पूछा गया कि उन्हें रामदीन पर शक कैसे हुआ। इंस्पेक्टर रमेश ने कहा कि जब पहले दिन रामदीन उनके पास आया था तब उसने लाश के बारे में जानकारियां दी और बताया कि उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी को जाते देखा था, पर क्योंकि डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी गाड़ी के बारे में जानकारी उपलब्ध ही नहीं थी, इसलिए ये तो साफ हो गया कि उसने गलत बोला। किसी झूठ बोलने की ज़रूरत किसी को तभी पड़ती है जब वो खुद को बचा रहा हो। जब रामदीन से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने जो बताया वो सुनकर सभी लोग दंग रह गए। उसने कहा कि वो एक पिशाच की पूजा करता है और वो पिशाच उसकी हर मनोकामना पूरी करता है, पर बदले में उसे हर रोज़ एक इंसानी सर चाहिए होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। और वो सर कुछ दिनों के बाद अगली अमावस्या को वो उस पिशाच को देने वाला था। काम पूरा हो जाने के बाद मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और सीधे गांव के बस स्टॉप की तरफ चलता बना। चलते वक्त मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। दरअसल मैं एक सरकारी काम के चलते इस गांव में 2 दिन पहले आया था और आज मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं अपने घर शहर जा रहा हूँ। चलते चलते ठीक रात के 10:30 बजे मैं बस स्टॉप पर पहुँचा तो वहाँ दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ था। जहाँ तलक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तलक मुझे एक भी बस दिखाई नहीं पड़ी, जिस कारण मैं बस स्टॉप के इंक्वायरी रूम में गया तो वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी इंक्वायरी कंप्यूटर बंद ही कर रहा था, जिस पर मैंने उससे कहा,
चाचा, शहर जाने वाली बस कब मिलेगी अभी? जिस पर उस आदमी ने कहा, नहीं बाबू, सुबह 6 बजे से पहले कोई बस नहीं है। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं चिंता में पड़ गया कि भला अब क्या करूं। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, अभी जाने का कोई साधन नहीं है। आप एक काम करिए, आज रात इस बगल वाले कमरे में रुक जाइए और सुबह 6 बजे वाली पहली बस से चले जाइएगा। उस आदमी की बात मुझे भी ठीक लगी, क्योंकि अब मेरे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था और इतनी रात गए वापस से दोबारा सारे सामानों को लेकर गांव जाना मुझे ठीक नहीं लगा, जिस कारण मैंने उस आदमी को हाँ बोल दिया। जिसके बाद उस आदमी ने बगल के रूम का दरवाज़ा खोल दिया तो उस रूम में बस एक बेंच के अलावा और कुछ भी नहीं था। खैर, मुझे तो किसी तरह से रात पार करना था, तो मेरा काम उस बेंच से ही चल जाएगा। मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ और उस बेंच पर बैठ गया। जिसके बाद वो आदमी जाते जाते बोला, बाबू, आप पूरे बस स्टॉप पर अकेले हैं तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना और हाँ, थोड़ा संभल कर रहना, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी एक साइकिल लेकर अपने घर की ओर चलता बना। लिहाजा मैंने भी उस आदमी के बताए मुताबिक उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और वापस से बेंच पर जाकर बैठ गया। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस कारण नींद की वजह से मेरी पलकें भारी होने लगीं और मेरे बेंच पर लेटते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर मेरी आंख कमरे के दरवाजे पर हो रही तेज दस्तक से खुली। उस आवाज़ को सुनकर मैं उठकर बेंच पर बैठ गया, मगर वो दस्तक उसी तरह से बार बार दरवाजे पर होए जा रही थी। मगर अभी तो रात के 1 बज रहे हैं, तो इतनी रात गए कौन होगा। बस तो सुबह 6 बजे की है। जिसके बाद मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, लगता है कोई मेरे जैसा ही मुसाफिर होगा। इतना बोलकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो ठीक मेरे सामने दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, जिसने मुझे देखते हुए कहा, भाई साहब, आपको शहर जाना है क्या? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया तो उस आदमी ने कहा, चलिए भाई साहब, बस बाहर ही खड़ी है। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उस इंक्वायरी वाले चाचा ने तो मुझे साफ साफ कहा था कि 6 बजे से पहले कोई बस नहीं है, तो अभी रात के 1 बजे बस कहाँ से आ गया। इस बात को मैं अपने जहन में नहीं रख सका और उस आदमी से कह दिया। तो उस आदमी ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, लगता है चाचा आपको बताना भूल गए इस बस के बारे में। आप चलिए, ये बस आपको सुबह 5 बजे तक शहर उतार देगी। अब मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं। जाना तो मुझे था ही, तो मैं अभी ही क्यों ना जाऊं। ये सोचकर मैं उसके साथ जाने को तैयार हो गया। फिर जब मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बाहर निकाला तो हाँ, मुझे एक बस खड़ी हुई दिखी। मैं उस आदमी के साथ चलकर बस में गया तो बस में मेरे अलावा मुझे और कोई भी नहीं दिखा। फिर मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही बस भी चलने लगी। मैं बस में बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए आधी रात के घने अंधेरे को अभी महसूस कर ही रहा था कि तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दिया कि मेरे बस में बैठते ही बस क्यों चल पड़ी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर साजिश? बस में भी मेरे अलावा कोई नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, चाय, गरम चाय। उस आवाज़ को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो ठीक बस के लास्ट वाली सीट के पास एक चाय वाला
केतली में चाय लेकर खड़ा था। उस चाय वाले को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि चलो इस बस में मैं अकेला नहीं हूँ। मगर अगले ही पल मैं थोड़ी सोच में पड़ गया कि आखिर ये चाय वाला बस में आया तो आया कब। जब बस चालू हुई तब तो यहाँ कोई नहीं था, तो अचानक ही ये चाय वाला कहाँ से आ टपका। जिसके बाद वो चाय वाला चाय गरम चाय बोलते हुए मेरी तरफ ही आने लगा। मगर एक बात और हैरान करने वाली थी कि उस पूरे बस में मैं अकेला ही मुसाफिर था। तो फिर वो चाय वाला क्यों हर खाली सीट पर जाकर चाय के लिए पूछ रहा था। अभी मैं बैठे बैठे ये सब देख ही रहा था कि तभी मेरे सामने वाली सीट से एक आवाज आई, भैया मुझे जरा चाय पिलाना यार। उस आवाज को सुनकर मेरे होश उड़ गए कि भला उस खाली सीट से आवाज कैसे आ रही है। अब मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। जिसके बाद कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर शायद कोई भी कांप जाता। दरअसल जब उस चाय वाले ने अपनी केतली में से एक कप में चाय डालकर उस सीट की तरफ बढ़ाया तो उस सीट से एक जला हुआ हाथ निकला और उस हाथ ने चाय वाले से वो कप ले लिया। ये देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा। तभी जब मैं ध्यान से उस चाय वाले की ओर देखा तो डर के मारे एक पल को बेहोशा होने लगा, क्योंकि जब मैंने ध्यान से उस चाय वाले को देखा तो उसका भी चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी चाय की केतली से चाय की जगह खून टपक रहा था। ये सब देखकर मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा और मेरे हाथ पैर फूलकर ठंडे होने लगे। इतने में ही बस में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उनका भी पूरा शरीर जला हुआ था। ये देखकर मैं जोर जोर से बस रोकने के लिए चिल्लाने लगा, मगर मेरे चिल्लाने का उस बस ड्राइवर पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। जिस कारण मैं उठकर दौड़ता हुआ बस ड्राइवर के पास गया तो वहां का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ड्राइवर वाली सीट पर कोई ड्राइवर नहीं था बल्कि दो कटे हुए हाथ थे जो उस बस को चला रहे थे। वो हाथ जले हुए थे। ये देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं शहर के रास्ते पर गिरा हुआ था और मुझे बहुत से लोगों ने घेर कर रखा था। उन लोगों को इस घटना के बारे में बताने पर पता चला आज से कुछ साल पहले उस बस में किसी कारणवश आग लग जाने की वजह से बस में काफी मुसाफिरों की मौत हो गई थी। तब से वो बस भूतिया हो गया है और हर रात 1 बजे वो बस चलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।